हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं इनको सॉल्व कर रहे हैं। 10 वर्षों का हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये पुराने पेपर जो है 2014 से लेकर 2024 तक का। ये आपको आरओ की जो मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर होता है ना, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। पुराने पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हेल्प मिलती है। तो इन सभी वीडियोस को देख के जाइएगा, ठीक है। ये जो 10 वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 वीडियो या फिर 11 वीडियो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो 2024 का हो गया, 2023 का हो गया, 22 का कर लिया, 21 का कर लिया। 4 पेपर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट है, इसी नाम से प्ले लिस्ट है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा और परीक्षा से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। हाई स्पीड करके, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सारा रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये पेपर, आज का पेपर जो है ये 2020 का है, ठीक है। ये 2020 का पेपर आज हम लोग करेंगे। यूपीपीसीएस प्री का है ये पेपर, 2020 वाला। और ये सारे पेपर जो है ना, पीडीएफ, ये यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। प्रोग्राम का नाम है एनसीएपी, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग 4-6 बातें देख लेंगे, हम लोगों का काम बन जाएगा, ठीक। देखो, प्रोग्राम तो लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2019 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब 2019 में लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम, चूंकि क्लीन एयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो पॉल्यूशन है ना, एयर पॉल्यूशन, खासतौर से जो मेन कारक है वो यही है, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 और PM10। ये बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं हवा में। इन्हीं को यहाँ पे 30% तक कम करना था, ठीक है। ये टारगेट रखा गया था 2019 में। एक और ये टारगेट था 2024 तक का, अचीव करने का टारगेट 2024 था। क्योंकि 2024 बीत गया, तो यहाँ से फर्दर यहाँ पे टारगेट को एक्सटेंड किया गया 2026 तक के लिए। और 2026 तक के लिए यहाँ पे पॉल्यूशन कट जो होगा वो 40% तक होगा। ये कुछ बातें थी, आपको ध्यान रखना है। मैं इमेज के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। जब ये 2017 में लॉन्च किया गया, ठीक है, सॉरी 2019 में लॉन्च किया गया था, तब टारगेट था 2024 तक का पॉल्यूशन कट बाय 30%, ठीक है। 20 से 30% बाय 2024। अब आपको और क्या याद रखना है इसमें। और इस प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करती है बॉडी, उसका नाम है सीपीसीबी। सीपीसीबी जानते हैं, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये इसको एग्जीक्यूट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। ये बात बोली गई थी इक्ष्वाकु वंश के शासकों के बारे में। श्री पर्वत को जीतने वाला भी इनको बोलते हैं। एक नाम और है इनका, आंध्रों का नौकर। आंध्रों का नौकर। सातवाहन हम लोग पढ़ते हैं ना, सातवाहन डायनेस्टी जो थी, ये इन्हीं के सामंत हुआ करते थे एक समय पर, ठीक है। इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताना है। गरीबी के ऊपर तो चारों ही कमेटियां, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन, सबके अलग अलग आधार रहे हैं, ठीक है। सबके अलग अलग मानक थे, जिसमें से अलग समिति जो है 1977 वाली, इन्होंने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। इन्होंने दो डेटा दिए थे, 2435 कैलोरी, ये था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 2095 कैलोरीज, ये था शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ये इनकी रिकमेंडेशन थी भारत सरकार के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईयर याद रखना, 1977। चौथा क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमी, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, क्वेश्चन कई बार पूछ पीसीएस ने पूछा है। एग्रोनोमी अधिकारी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए। अब इसके आंसर में देखो थोड़ा कंफ्यूजन है। कमीशन ने जो आंसर दिया था वो बी ऑप्शन है। पर एग्रोनोमी जो है, इनके अगर सारे काम आप निकाल के देखेंगे, तो ज्यादातर काम इनके कंस्ट्रक्शन वाले रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर काम कंस्ट्रक्शन वाले रहे हैं। ओवरऑल अगर देखोगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। बट जो कोर काम था वो तो मार्ग निर्माण ही था, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। आप लोग सारी चीजें देख रहे हैं। ये टाइम टाइम फ्रेम याद रखना है इनका, ठीक। और ये पूरा जो आपको येलो कलर से दिख रहा, और नीचे हल्का जो लाइट कलर दिख रहा, ये पूरा मौर्य डायनेस्टी के कंट्रोल में था, ठीक है।
चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। आसान सा क्वेश्चन है, एसडीआई के बारे में पूछा जाता है। तीन पैरामीटर होते हैं जिसमें से एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एजुकेशन भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी होती है। ये तीन तो पढ़ते हो, है ना? चौथा थोड़ी ना पढ़ते हो। चौथा नहीं है एसडीआई में, चौथा पैरामीटर नहीं है। छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनकी राजधानी पूछ लिया है। मत्स्य पूछा है, कुरु पूछा है, सूरसेन पूछा है, अस्मक पूछा है। अस्मक तो एक ही महाजनपद, ये जो था जो साउथ में था, है ना? ये एक ही, ये सिंगल महाजनपद था जो साउथ से बिलोंग करता था, साउथ में था। बाकी सभी नॉर्थ नॉर्थ साइड में थे। तो आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। मैं आपका सारा रिकॉल ही करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुरुद दिख रहा है, पांचाल दिख रहा है, सूरसेन दिख रहा है। ये पॉज कर लेना वीडियो को और सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है? हम लोग यहाँ से जल्दी कर लेते हैं। मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ था कैपिटल। सूरसेन की कैपिटल मथुरा थी। और अस्मक की पोतन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया। मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट। आठवां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन में लिखा है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। प्रेडिसेसर्स जो थे उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने, है ना? चोलों के जो भी उत्कीर्ण उत्कीर्ण वाले कार्य रहे हैं, जो भी इनके उत्कीर्ण वाले कार्य रहे हैं, वो खुद के नहीं के रहे हैं। कारण में लिखा है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। अब कारण में जो लिखा है ना, इसको समझिए ठीक से। इन्हीं ने ही दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए और अपनी ही विक्ट्रीज के बारे में उन्होंने लिखाया। पुरानी विक्ट्रीज क्या हुई, इन पर कोई चर्चा नहीं की गई है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। सही बात है, दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इनका थोड़ा एक्सपेंशन देखिए, इनका एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रीलंका पढ़ा होगा, उधर मलेशिया, इंडोनेशिया तक पढ़ा होगा। जो इन्फ्लुएंस जोन था इनका, वो इंडोनेशिया तक था। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये तो चोलाज एम्पायर था ही। बाकी आपको ये जो ग्रे कलर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो था इनका इन्फ्लुएंस वाला एरिया था। यहाँ पे देखिए, बोर्नियो आइलैंड तक आपको इनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। बोर्नियो आइलैंड, है ना? ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, आपको मलेशिया दिख रहा है। ये पूरा जोन यहाँ पे काफी इन्होंने एक्सपेंड किया था, ठीक है। और श्रीलंका वाला भी हिस्सा देखते हैं, आपने राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये इनका एक्सपेंशन हो गया। टाइम फ्रेम याद रखिएगा, ठीक है। वापस चलें क्वेश्चन पे, चलिए। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था। ये बड़ा अजीब सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। नकारात्मक पक्ष जो थे, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट थे, वो शुरुआत तो हो गई थी नेचुरल। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है इसकी चर्चा तो होने ही लगी थी कि रिसोर्सेज जो है नेचुरल वो डिग्रेड हो रहे हैं, है ना? पहली बात सही है, पर्यावरण प्रदूषण की बात हुई है। और रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस डिस्प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। जन सामान का विस्थापन, पुनर्वास, ये सारी चीजें भी होंगी। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। मतलब राजनीति और विकास, ये नकारात्मक पक्ष नहीं था उस चर्चा का, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी से उठाया गया है ना, जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये थिंकर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये थिंकर की थ्योरी यहाँ पे गरीबी की संस्कृति पढ़ लिया। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। हम लोग एक जिला पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का, रायसेन, उस जिले में स्थित है। और खोज की गई थी 1957 में B.S. बागंकर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन साइट है और उनकी लोकेशन बताना है।
मांडा तो जम्मू कश्मीर में है, बी का 2 हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। हुलास उत्तर प्रदेश का है, बालू हरियाणा का है, और पाटरी गुजरात का है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इनको अच्छे से सीख लेना। ये सब मिलाते रहिएगा, ये सीखिए बस। देखिए 13वां क्वेश्चन। वर्ष 1987 में यूनाइटेड नेशंस में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन क्या था? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अवर कॉमन फ्यूचर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, ब्रटलैंड रिपोर्ट पढ़े हो ना, वही चीज है। उसी को अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है वो हुआइनसांग, आबूजीद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। और दूसरा है शामपुर यात्रा उत्सव जो है ये सूर्य पूजा से संबंधित था। ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें से हुइनसांग हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन के टाइम, है ना, हर्षवर्धन। और अलबरूनी भी जानते हैं। अलबरूनी किसके समय पे आए थे? ये तो मोहम्मद महमूद गजनबी, है ना, महमूद गजनबी। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, आबूजीद और अल मसूदी अल बरूनी की है, सही बात है। दूसरा है सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, दूसरी बात और पहली बात दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय। ये नीति कमीशन का है। ठीक है, नीति कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ना ही सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है। 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, कई बार ये पूछा गया है। NM जोशी साहब करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे है रेचल कार्सन। ठीक है, रेचल कार्सन, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक, 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो हम लोग कार्नेटिक वॉर पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको तीनों यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। कार्नेटिक वॉर, क्योंकि पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कार्नेटिक वॉर पे पूछे जाते हैं। पहला कार्नेटिक वॉर जो था, ये जो पहला वॉर खत्म हुआ वो इसी संधि से ही हुआ था, एक्सला सपेल से 1784 से, सॉरी 48 से। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करके आपको बता दे रहा हूँ, कार्नेटिक वॉर, इसको याद रखिएगा, तीनों वॉर। ठीक है, कार्नेटिक वॉर जो हुई वो कितनी हुई थी? 3 हुई थी। ठीक, मेन पार्टी कौन कौन था? ब्रिटिश था, ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी थे। पर्पज क्या था लड़ाई का? पर्पज था ट्रेड, यही रहता था, व्यापार। और दूसरा कर्नाटक पर कब्जा किसका हो, है ना, कर्नाटक पर कब्जा, खासतौर से कोस्टल एरिया था कर्नाटक वाला, कोस्टल एरिया। ठीक है, अब पहली बार होती है, टाइम फ्रेम मोटा मोटा याद रखिए आप, सॉरी टाइम फ्रेम है आपको याद रखना है 1746 से लेके 1763। तीनों वॉर इसी टाइम फ्रेम में हुई। ठीक है, तीनों वॉर इसी टाइम फ्रेम में हुई, जिसमें से पहला वॉर होता है 1746 से स्टार्ट कर देना है और 1748 तक। जो आपने संधि देखा अभी जो क्वेश्चन में पूछा है, एक्सला सपेल, वो 1748 लिखा है, इसका मतलब है पहला वॉर 1784 में खत्म हो रहा है, यानी इसी संधि से खत्म हुआ। ठीक है, इसी संधि से खत्म हुआ। पार्टी वही है, ब्रिटिश है, दूसरी तरफ फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी यहाँ पे जो कमांडर था वो डुप्ले था, यही पढ़ते हो ना, डुप्ले। तो यहाँ पे एक्सला सपेल से 1948 की जो संधि थी, इससे पहला वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे वॉर पे आ जाइए।
अब आपको 1749 से शुरू कर देना है और 1754 तक जाना है। मतलब सेकेंड वॉर जो है वो ज्यादा चली। ठीक है, सेकेंड वॉर ज्यादा चली। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आ गया था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पे फ्रांसीसी हार जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और यहाँ पे अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो और मजबूत होता है। और दूसरी संधि के लिए आपको याद रखना है, दूसरा दूसरे वॉर के लिए आपको ध्यान रखना है, पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि ये कब होगी? जब ये वॉर खत्म हो रही है, यानी 1754 की ये पौंडीचेरी की संधि से दूसरा वॉर खत्म हो जाता है। तीसरा वॉर, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई पढ़ते हैं, बॉन्डीवास की लड़ाई। बॉन्डीवास की लड़ाई के बारे में आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि यहाँ पे फ्रांस का जो प्रभुत्व था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर की आ जाती है। तो बंदीवास की लड़ाई याद रखें। और टाइम फ्रेम तीसरे वॉर का याद रखें, 1758 से 1763। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। कहाँ थे, किस क्वेश्चन पे थे? एक सेकेंड, ये था ना 18वां क्वेश्चन। थोड़ा और जूम कर ले रहा हूँ। तो देखो पहली बात लिखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है एक्सलास अप्रैल से 1748। ठीक। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया यहाँ पे। देखो पहला वॉर जो हुआ, तीनों ही वॉर में पार्टी तो वही थे। लोकल जो राजा थे वो तो थे ही, और साथ में मेन पार्टी जो थी वो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो पहले वॉर में तो फ्रांस को मिल जाता है, यहाँ पे मद्रास मिल जाता है। ठीक है, पहले वॉर में मद्रास मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों को लिखा है, अंग्रेज यानी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात लिखी है। ये चीज हुई थी दूसरे वॉर में, पौंडीचेरी की संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। पहली बार तो फ्रांस फ्रांस हथिया लिए थे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना ICD DP, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात होगी, बच्चों के लिए टीकाकरण की बात होगी, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन की बात होगी। बच्चों के केस में परिवार नियोजन क्या करेगा यहाँ पर, है ना? तो फैमिली प्लानिंग जो है, ये बात गलत लिखी है। क्लियर? चलिए, ये जो ICDP है ना, इसके तहत 6 मेजर स्कीम्स या फिर 6 मेजर सर्विसेज लॉन्च की गई थी। जिसमें से आपको एक पूरक पोषण दिख रहा है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिख रहा है। यहाँ पे एक स्कूल से पहले जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, वो भी था, बिफोर स्कूल, आंगनवाड़ी जैसा जो होता है ना, बिफोर स्कूल ये अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा फैक्टर टीकाकरण दिख रहा है। एक फैक्टर आपको पोषण स्वास्थ्य शिक्षा भी दिख रहा है। स्वास्थ्य चेकअप वाला भी था, यहाँ पर कुछ रेफरल सेवाएं भी थी। परिवार नियोजन नहीं था। डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 20 देखिए, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडियन आर्म एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट। अभी देखो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं ना, मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें एक्ट वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं। चलिए बताइए अभी, NDPS एक्ट बताइए, NDPS एक्ट किस ईयर का है? अब यहाँ पे कोई सबसे आसान वाला दिख रहा है? आसान तो कोई भी नहीं है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, 1878। शाही पद अधिनियम 1876। ये टफ क्वेश्चन है, और जो टफ क्वेश्चन है उन्हीं को हमें बढ़िया से रिवाइज करना है। यही पर्पज है प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने का। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इसको किया जा सकता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में शायद पढ़े होंगे आप लोग, है ना। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये 1869। ठीक है, 1869। ये थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना और इनको सीख लेना। 21वां क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी भैया? नगरीय पढ़ते रहते हो। चौथा हो जाएगा, उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक था। ठीक है, ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज, ये चारागाह समाज हो जाएगा।
और मध्यकाल जो आ जाता है, मध्यकाल में जमींदारी आ जाती है। ठीक है, आप डी का टू सीधा भी जा सकते थे। डी का टू सीधा जाते तब भी आपको दो ऑप्शन रिजेक्ट करने को मिल जाते। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी था क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख की नगर बने? सेंसस सेंसस को रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। आरओ में काफी क्वेश्चन पूछे हैं सेंसस में, बट कोई गारंटी नहीं है कि पीसीएस में ही पूछेगा, फिर भी हमें छोड़ के नहीं जाना है, रिस्क नहीं ले सकते। अभी पिछली बार का पीसीएस देखोगे तो उसमें एक मुश्किल से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिलेंगे सेंसस से। बट इस बार का आरओ में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर जो 10 लाख ही शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही शहर कितने हैं? 7 हैं। मैंने आप लोगों को पेड ग्रुप पे एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी नगरीकरण की, उसको जरूर रिवाइज कीजिए, उससे एक दो क्वेश्चन जरूर फंसता है। लखनऊ और कानपुर, कानपुर और लखनऊ जो हुए हैं 10 लाख के शहर, कानपुर हो गया था 1971 में और लखनऊ हो गया था 1981 में। ठीक, सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट है। मैं उस पीडीएफ को मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें और रिकॉल हो जाएंगी। एक सेकेंड, मुझे जाना पड़ेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ में। अभी कोई अगर ज्वाइन हुआ होगा ग्रुप में तो दिख जाएगा मुझे, जल्दी ग्रुप में मुझे खोजना पड़ेगा। हाँ, इनको भेजा गया था, इनको देख लेते हैं अभी। ये पीडीएफ देखिए, भारत में नगरीकरण, ये मैंने पीडीएफ आपको भेजी थी। इसमें सारी चीजें, ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। राज्य में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था अभी आरओ में। महाराष्ट्र आपको दिख रहा है शहरी जनसंख्या के बारे में। ये क्वेश्चन भी देखो अभी पूछा गया था आरओ में। था ना भाई, गोवा के बारे में पूछा था ना, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। और इसके बाद आपको ये 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले नगर दिख रहा है, 10 लाख प्लस वाले दिख रहे हैं। 10 लाख वाले यही क्वेश्चन पूछा ही है कानपुर और लखनऊ का, तो 10 लाख वाले देख लीजिए, यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। 10 लाख बोल लीजिए या फिर 1 मिलियन बोल लीजिए, एक ही बात है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में 10 लाख ही, 10 लाख ही नगरों की संख्या पूरे भारत में है 53। ठीक है, 53। अब देखो यही क्वेश्चन पीसीएस 16 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, और हम लोग अभी कौन सा पेपर कर रहे हैं, 2019 का कर रहे हैं, 2020 का कर रहे हैं। तो 2020 में भी पूछा ये क्वेश्चन, पीसीएस मेंस में भी पूछा जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। अब यहाँ पे 53 में उत्तर प्रदेश से कितने हैं, 7 हैं। और 7 कौन कौन से हैं आपको नीचे लिखे हुए दिख रहा है। कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है, बनारस है, मेरठ है, इलाहाबाद है। तो सबसे पहले कानपुर ही लिखा है, उसके बाद लखनऊ लिखा है। ठीक, तो ये कर लेंगे ना। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 लाख ही शहर है, उसके बाद केरल में भी बराबर है, केरल और उत्तर प्रदेश में बराबर बराबर है। कर लेंगे, चलिए। तो फिर और कुछ भी फैक्ट पढ़ लेना, वो भी काम आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखना 10 लाख की शहर कितने उत्तर प्रदेश में, 7 है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां पूछा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी साहब ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने भी लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। ठीक है। और एम के गांधी का ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यही इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक, चलिए। 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है ये, कुछ जजमानी, बारह बलूट, मिरासी, अडाडे, ये क्या चीज है? ये कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हैं कि कुछ और चीजें हैं? ये कुछ रिचुअल्स लग रहा है ना। जजमानी प्रथा ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बारह बलूट ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है। और मिरासी ये जो है ये तमिलनाडु का है, और अडाडे है कर्नाटक का। ये टफ क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, इसको याद करिए, ठीक है, दिमाग में बैठाइए। 26वां क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हैं कुछ लेखक हैं, गीता रहे सभी हम लोगों ने 3rd वीक ऑफ अगस्त में ही रिवाइज किया। करंट करंट अफेयर्स में भी जीएस रिवाइज कर लेते हैं। किसका था ये, जल्दी से बताइए, गीता रहे।
तिलक साहब, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब। इंडिया विंस फ्रीडम, तो पुराने स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ कठिन नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की थी। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। हो जाएगा ये तो, इसमें आसान, इसमें कठिन कुछ बात नहीं थी। गीता रेस, बी का फोर। हाँ, दो दो ऑप्शन तो मिल ही जा रहे थे, है ना। अगर दो फैक्ट आते हैं तो काम बन जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सॉरी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में। मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने की? मार्जिनल मैन की संकल्पना, फैक्चुअल क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क। 2018 निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली के बारे में पढ़ते हैं सारी चीजें, ठीक है। चलिए, 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, ये तो सबसे बड़ा कारण होता है भैया, नेचुरल हैबिटाट। उनका घर ही अगर नष्ट कर दिया तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, जंगलों में आग लगा देना, ये भी मेजर है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये भी बहुत मेजर है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, इसको मेजर ट्रीट नहीं किया जा सकता। हाँ, इनडायरेक्ट फैक्टर तो है, इनडायरेक्ट फैक्टर है कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण तेजी से हो रहा है, और नगरीकरण तेजी से फिर अगर होगा तो नेचुरल हैबिटाट तो यार देखो बेकार करना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे, तभी तो जगह एक्सपेंड होगी। घर कहाँ बनाओगे? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जानते हो आप लोग? सारी चीजें जान रहे हो, परमानेंट सेटलमेंट जान रहे हो, है ना, 93 वाला। रैयतवाड़ी प्रथा जान रहे हो, महालवाड़ी जान रहे हो, अलग अलग रीजन में था ये। अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त तो ये बंगाल बिहार उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश था, इवन यहाँ वाराणसी तक था। रैयतवाड़ी प्रथा, ये भी अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन था, मद्रास मुंबई के जो हिस्से थे, पूर्वी बंगाल भी था, ठीक है। और महालवाड़ी की अगर बात करें तो ये आपका मध्य प्रांत हो जाता है, बरार हो जाता है, पंजाब हो जाता है, कर लेंगे ना। और इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 देखिए, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को, करंट का क्वेश्चन है, इसको हटाइए। ये देखिए, देखो सारी चीजें पढ़ी हैं, किसने लिखा है ये भी पढ़ी है। अब जिसने लिखा है उनका टाइम फ्रेम आपको याद होना चाहिए, वो किसके समय पे थे। तो आसान क्वेश्चन को कठिन बना दिया गया है यहाँ पे। फतवा ए जहांदारी, ये थी जियाउद्दीन बरनी की, जियाउद्दीन बरनी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई। किताबुल हिंद अलबरूनी, अलबरूनी कब आए थे ये आपको पता है, महमूद गजनवी के टाइम पर। और तबकात ए नासरी, ये था सुल्तान नसरुद्दीन। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, बस वही है कि रिकॉल करने वाली बात होती है, अगर रिवीजन होता रहता है तो ये क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाता है। सबसे पुराने ये जो है ना अलबरूनी, महमूद गजनवी, इनको लगा दीजिए, तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। तो दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद पृथ्वीराज रासो कर दीजिए, फिर उसके बाद तकबात ए नासरी कर दीजिए, और फिर सबसे लास्ट में जियाउद्दीन बरनी। 32 41 ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए 33, पुराना क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, उसको नहीं पढ़ना है। 34 में पूछा है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? औरंगजेब, 1717 इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दो जगह इनका साउथ में कब्जा होता है, बीजापुर और गोलकोंडा, यही है ना दो जगह, गोलकोंडा। और गोलकोंडा में उस समय पे शासक हुआ करते थे अबुल हसन कुतुब शाह। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
35 पुराना क्वेश्चन हो गया करंट का, इसको हटाइए। 36 ये भी आसान सा प्रश्न है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। और जो ईयर फिक्स किए थे इन्होंने, लड़कों के लिए 16 ईयर किया था और लड़कियों के लिए 14 वर्ष किया था। दूसरी बात है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की फ्रीडम दी थी। दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी अकबर के बारे में, ठीक है। चलिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया करंट का, इसको हटा दीजिए। 38 पे आइए। इस तरीके के क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री यहाँ पे आपने आर देते हैं, आप पीसीएस देते हैं, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन, कमीशन की तो वैसे जो एक आपने पैटर्न देखा होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, है ना। तो आप हिस्ट्री को बढ़िया से करके जाइए, हिस्ट्री को बढ़िया से करके जाइए, क्योंकि मेजर अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे 150 क्वेश्चन में, तो हिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा है ना, हिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा। तो हिस्ट्री में जो भी सेक्शन आपका वीक है, आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, या फिर पेपर सॉल्व करते समय या फिर टेस्ट सीरीज करते समय लग रहा है कि हमसे हो नहीं पा रहे हैं, तो उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखो यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं और उनके असाइन ड्यूटीज हैं, तो कुछ तो आसान है, जैसे वाक्यान भी हम लोग पढ़ते हैं। वाक्या से तो हमें याद रहता है कि ठीक है, ये फरमानों में वाक्या लिखा रहता है, घटनाओं में कुछ वाक्या, इस तरीके से कुछ हल्की फुल्की कोडिंग जो है, तो डी का 2 तक आ जाते हैं हम लोग। दीवाने तन, तन से वेतन याद रखिए, ठीक है, तन से वेतन याद रखा कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको जागीर व वेतन को देखना। दीवाने तन का काम था जागीर व वेतन को देखना, ठीक है। और एक सेकंड, मुशरिफ का काम था कार्यालय को संभालने के लिए, और मुस्तारफी जो था, ये था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। बी का हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या कोडिंग बन गई है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। चलिए 39 देखिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को ये बड़ा सही सेट किया है, एक करंट का, फिर जीएस का क्वेश्चन, फिर करंट का, फिर जीएस का क्वेश्चन, इस तरीके से फ्रेम है। 40 देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है, ये सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी करेक्ट है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है। औलिया साहब की कहाँ पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ते हो, है ना, दिल्ली में पढ़ते हो, ना कि मुल्तान में। ये गलत हो गया, गलत पूछा था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 41 हटा दीजिए। इसमें इस पेपर में ना साइंस के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तो उसको देखिएगा, अभी इसके बाद हो सकता है साइंस ही मिले हम लोगों को। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज़ाबवाह, ये नाम है, ठीक है, रिवर का नाम है जो इनके द्वारा दिया गया होगा, फिरोज शाह की रज़ाबवाह को पुनर्जीवित करके कौन सा नाम किया गया। तो फिरोज शाह की रज़ाबवाह को पुनर्जीवित कर दिया गया और उसका नया नाम जो रखा गया सहाब नहर, ठीक है, सहाब नहर। इनका नाम हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पुनर्जीवन दिया था नदी को जिसने, उसका नाम था सिहाबुद्दीन। ये दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था उस समय पर, दिल्ली का गवर्नर था साहब, देखो इसमें नाम आ रहा ना, सहाबुद्दीन, तो इन्हीं के नाम पे साहब नहर नाम पड़ा था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। 43 हटा दीजिए, 44 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन किताब-ए नौरस, पुराना क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। किताब-ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। कभी कभी हम लोग को कॉम्बिनेशन में दिख जाती हैं ये सारी चीजें, कभी कभी वो सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इसमें सेपरेट दिख गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो सकता है आपको 42 क्वेश्चन जो पढ़े ऐसा ही क्वेश्चन ना मिले, लेकिन ये पूछ लिए कि साहब नहर का निर्माण किस नहर का पुनर्जीवन था, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको रज़ाबवाह दिख जाए, या फिर रज़ाबवाह ना पूछ के फिरोज शाह पूछ ले, फिरोज शाह के बारे में ना पूछे तो सहाबुद्दीन के बारे में पूछ ले। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता रहता है पीसीएस, ठीक है, क्योंकि नया क्या बनाएगा, नया कुछ नहीं है, बस फैक्ट को इधर उधर चेंज करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किताब नौरस लिखा गया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, एक गोलकोंडा के शासक हुआ करते थे। आगे चलते हैं। 45 पुराना क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, जो पुराने हैं उनको नहीं देखना है, ठीक है। ये भी पुराना हो गया, ये भी पुराना हो गया, हटाइए इनको। अब आगे क्वेश्चन हो सकता है फिर लाइन से जीएस के मिले हम लोगों को, है ना, ये सारे पुराने क्वेश्चन हो गए। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। मैंने आपको करंट पीडीएफ में सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ाया है, अंडमान निकोबार की, अगर आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ा हो तो, या फिर वीडियो देखा हो करंट अफेयर्स का।
ओंजे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सोमपेन सबसे आसान है, सोमपेन तो लगा ही दोगे, ओंजे भी लगा दोगे। हालचू याद रखना है, बट रैंगमा नहीं है, ठीक है। रैंगमा ये अंडमान निकोबार से बिलोंग नहीं करती है, ये नागालैंड और असम में भली पाई जाती है। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नागालैंड प्लस असम में ये पाई जाती है। बाकी तीनों ही ट्राइब अंडमान निकोबार में मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए उसको हटा दीजिए। 52 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय का मतलब समझ में आना चाहिए पहले, है ना। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? आपने हिमालय की 3 सीरीज पढ़ी है ना। सबसे नीचे वाली इस हिमालय का, ये मिडिल हिमालय है और ये अपर हिमालय है। अपर हिमालय, इसी की हाइट सबसे ऊंची भी है, यही पढ़ते हो ना, अपर हिमालय। तो अपर हिमालय के जो बियॉन्ड है रिवर्स, जिनका ओरिजिनेशन अपर हिमालय के बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड हम लोग देखते हैं, हम लोग इंडस का देखते हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र का देखते हैं, हम लोग सतलज का भी देखते हैं। तो ये तीनों ही नदियां क्या है? ये ट्रांस हिमालय रिवर्स है। एक तो ये एक डेफिनेशन में एक ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय हिमालयन रिवर्स जो होती है, ये जो अपर हिमालय है, इनकी बियॉन्ड इनका ओरिजिनेशन हुआ है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इन नदियों ने अपना रास्ता बनाने के लिए इन पहाड़ों को काटा है। काटा क्यों है? इसका मतलब यह है कि इनका जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था माउंटेन्स का, ये उससे पहले की नदियां हैं, एंटीसीडेंट रिवर है। इनका आप ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो बहुत एंटीसीडेंट है, बहुत पुराना वाला है, प्राचीन वाला। क्लियर है? तो आपको ये 2 बातें ट्रांस हिमालय रिवर्स के बारे में याद रखना है। पहली बात क्या कि इनका जो ओरिजिनेशन है वो अपर हिमालय जो है उसके बियॉन्ड है, उस तरफ है। दूसरी बात यह है कि इनका फॉर्मेशन जब अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था हिमालय का, या फिर हो रहा था, उससे पहले भी ये रिवर्स एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। और इन्होंने अपना रास्ता कैसे बनाया है? कटिंग करके। कटिंग ज्योग्राफी में उसी को बोलते हैं गॉर्ज बना के, ठीक है। गहरे गहरे गॉर्ज बना के या फिर गहरी गहरी खाइयां बना के। क्लियर है? तो यहाँ पर सतलज, सतलज तो ट्रांस हिमालय नदी होगी ना, बी ऑप्शन राइट हो गया। बाकी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। 53 देख लीजिए, पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाइए। 54 आइए। अंगामी भी पढ़े हो आपने, टोडा भी पढ़ा है। टोडा तो बहुत फेमस ये ट्राइब है। टोडा की मैंने आपको खास बातें भी बताई हैं। करंट अफेयर्स में बार बार बोलता हूँ, वो पीडीएफ, मास्टर पीडीएफ में उनको बोलता हूँ, उन पीडीएफ को जरूर पढ़िए, ठीक है। या फिर वीडियो, एटलीस्ट वीडियो ही देख लीजिए। मंथली बेसिस पे पूरा कंपाइलेशन में देता हूँ, वीडियोस को हाई स्पीड पे करके आप देख सकते हैं। आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। टोडा तमिलनाडु, ये सही मैच है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि गलत कौन सी है। तो अंगामी नागालैंड हम लोगों ने पढ़ा है, बिरहोर जो है वो झारखंड पढ़ा है। खास जनजाति आप इधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तरफ आएंगे ना, तब आपको दिखेगी, ठीक है। यानी आपको नॉर्थ साइड आना पड़ेगा, ईस्ट साइड नहीं जाना है। ईस्ट साइड में ये खस नहीं पाए जाते हैं, ये ट्राइब नहीं पाई जाती है। ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो गलत पूछा था ना, गलत हो गया सी ऑप्शन। ट्राइब के क्वेश्चन में हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, फिर से याद कर लीजिए सारी, कहीं ना कहीं आपको 2025 में पेपर में दिखेगा। 56 आ जाइए। देखो ये वाला जो झील है, हो सकता नहीं पड़ी हो, लेकिन 2021 के पेपर में पूछा ना। ये हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 21 में पूछा था, एक कॉम्बिनेशन में काली बेली झील था। ऐसे हेल्प मिल जाती है, ठीक है। काली बेली ये जो झील है ये तमिलनाडु की है। लोकटक के बारे में कुछ कहना नहीं है, वो सब जानते हो आप। लोकटक झील, इसमें एक नेशनल पार्क भी है। एक नाम और मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए, फुमदी क्या चीज है? गलत लिख दिया, फुमदी। ये फुमदी के बारे में बताइएगा। लोकटक मणिपुर हो गया, ये सही मैच है। काली बेली झील मणिपुर हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। साला झील अरुणाचल प्रदेश है, और बड़खल ये फरीदाबाद में, ठीक है। ये फरीदाबाद में, हरियाणा में। यानी ये सब लाइन से मैच थे। 1 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे आसान जो था वो लोकटक ही था, तो सी का 3 हो जाता। 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ लोकटक से काम नहीं चलता, आपको कम से कम 2 आना चाहिए। 4 का कॉम्बिनेशन है, 2 आना चाहिए, तब थोड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हाँ हम सही कर ले जाएंगे उस क्वेश्चन को। चलिए इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, बस हाँ छोड़िए इसको, 2020 का क्वेश्चन है। 58 देखिए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है।
ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, अहमदाबाद नहीं है, ये गलत हो गया। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, ये बात सही है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो सकता है, होता है बढ़िया। अब कपास के मैटर में तो महाराष्ट्र और गुजरात ये है ही, कपास का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। अच्छा बताइए, अभी वर्तमान स्थिति जो है 2025 की, कॉटन का प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पे है, ये कमेंट करके बताइए। अभी पढ़ा होगा आपने, ROR में पढ़ा होगा, रिवाइज किया होंगे। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर सही है। चलिए 59 देखिए, हटाइए इसको, 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली तो सबसे पुरानी पढ़ते हो, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली। इरोड हो रही है ना, तो इरोड हो रही है, इरोजनल माउंटेन रेंज है अरावली। और सबसे जो नए हम लोग माउंटेन पढ़ते हैं वो हिमालय पढ़ते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन हिमाद्री लिखा है, ये न्यू होगी, ठीक है, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, ये सारे न्यू फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन तो समझते होंगे ना ये सब सारी चीजें। अब वो सब अभी पढ़ाने का समय तो नहीं है फिलहाल, बट बहुत बेसिक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन कर लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, स्टेट है। कल इस बेतवा सबसे आसान दिख रहा, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। बेतवा तो रिवर पढ़े होगे, बेतवा के नाम से राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हो? यही तो एग्जामिनर जो है ना, PSC जो है ना, PCS अपना, यही सब कांड करता रहता है। बेतला है, ठीक है, गलत प्रिंट कर दिया, इंग्लिश में भी गलत है, हिंदी में भी गलत है। अब बेतवा देख के यहाँ पे हम लोग झांसी खोजे पड़े हैं, है ना, क्योंकि बेतवा नेशनल पार्क नहीं है कोई, बेतवा रिवर है, बट बेतला नेशनल पार्क है, यह झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। तो डी का हो गया वन, डी का वन 3 ऑप्शन में उन्होंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी तो आसान है। इंद्रावती पढ़ते हो, कलेसर पढ़ते हो, कलेसर हरियाणा का है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो गया, कलेसर हरियाणा हो गया, और मोल्यम गोवा हो गया, ठीक है। ये मिलाते रहिएगा, आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 हटा दीजिए, 64 आ जाइए। तांबा पूछा, लोयस्क पूछा, मैग्नीज पूछा, बॉक्साइट। आर्थिकी आती ना, आर्थिकी को थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा PCS प्री से पहले, ठीक है। आर्थिकी 2025 मिल जाएगी, अभी आप लोगों ने ROR में पढ़ा होगा, तो जिन्होंने नहीं खरीदी हो तो उसको ले लीजिएगा, ठीक। बाकी मैं PDF तो प्रोवाइड कर ही दूंगा यहाँ पर अपडेट ग्रुप पर, मैं फिर से डेटा अपडेट करके दे दूंगा आप लोगों को, तो उससे हेल्प मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे PCS में तो पूछ रहा है, PCS में क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए इसको बताइए, चित्रदुर्ग है, बेल्लारी है, भीलवाड़ा है, कटनी है। कटनी जगह है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है भैया बताइए। और अगर पहला गलत हो गया तो फिर तीसरा भी गलत हो गया, है ना, तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि भीलवाड़ा में तो तांबा होता है, मैग्नीज नहीं होता है, तो पहला ही तीसरा गलत हो गया, यहाँ पे गलत पूछा है। सही के लिए याद रख लीजिए, लॉयस्क, बेल्लारी, बेल्लारी कर्नाटक की जगह है ये, कर्नाटक। और कटनी MP जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये सॉरी ये है मध्य प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही मैच था, पहला और तीसरा गलत मैच है। 65 करंट का क्वेश्चन हटाइए, 66 आसान सा क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी कहाँ कहाँ पर लाई करती है भैया बता दीजिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक है, इसका मैं मैप लगा दूंगा अगर मुझे समय मिला तो। 67 हटा दीजिए, 68 आइए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट में लाना है। यमुना नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज दी हैं, बेतवा है, केन है, सिंध है, चंबल है। अब देखो मैपिंग से आपको कितना फायदा मिल रहा है यहाँ पर। जिन लोगों ने अगर वीडियोस देखे हैं वो वीडियोस देख लेना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि उन वीडियोस को देख लेना, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। मैप तो जान ही रहे हो ना यार, इंडिया का मैप तो जान रहे हो। चंबल आपको राजस्थान साइड दिख रही है, तो सबसे बेस्ट में यही हो गई, फिर सिंध दिखती है, फिर बेतवा दिखती है, फिर आगे जाके केन दिखती है। बेतवा केन तो एक जगह मिलती नहीं है ना, बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो सबसे बेस्ट में हो गई चंबल, फिर हो गई सिंध, अब ईस्ट की तरफ आ रहे हैं हम लोग, फिर हो गई बेतवा, फिर हो गई केन, सबसे ईस्ट में केन है और सबसे बेस्ट में है चंबल। तो सबसे पहले होगा, 4 सबसे लास्ट में होगा।
एक ही ऑप्शन में है ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। 70 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कजाकिस्तान कारागंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन फ्रीबोई राग। जर्मनी नॉर्मैंडी। फ्रांस रेनिस। सारे नाम आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं, सारे क्वेश्चंस भी आप लोग करके रखे हैं घटना चक्र में, सब वही पूछता है ना। तो बढ़िया से रिवाइज कीजिए। नॉर्मैंडी जो है ये फ्रांस का ही है, ठीक है। और प्रेनिस तो आप जान ही रहे हैं, ये भी फ्रांस का ही है। कारागंडा कजाकिस्तान, सही मैच है। यूक्रेन क्रीवो इराक, सही मैच है। यहाँ पे गलत मैच क्या हो गया फिर, जर्मनी हो गया। जर्मनी के आगे नॉर्मैंडी लिखा है, नॉर्मैंडी जो जगह है ये फ्रांस की जगह है, ठीक। चलिए आगे चलिए। 71 हटा दीजिए। 72 विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। सिट्रस फ्रूट कहाँ पे होता है, ये तो मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, आपको पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 हटा दीजिए। 74 देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। टाइफून कहाँ बोला जाता है, चीन में बोला जाता है साइक्लोन को। बिलीबिलीज कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। हरिकेन कहाँ बोलेंगे, यूएसए में बोलेंगे। और बैगुओ, ये फिलीपींस बोल देना, इसका नाम हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, बट 3 तो आते हैं ना, तो 3 से हमारा काम बन जाएगा, हो जाएगा ना ये। चलिए 75 देखिए, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बढ़िया से समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको सीखिए। देखो सुपोषण लिखा है, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन बोलता है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और दूसरी बात है जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। बातें दोनों सही है। अब हम लोग सीखते हैं क्या होता है। आपने वाटर बॉडी देखा होगा, देखते ही हैं, तालाब वगैरह देखते हैं, नाले वगैरह देखते हैं, तो कोई कोई नाला तालाब ऐसा भी देखा होगा जिसके ऊपर पूरा ये जो एलगी है या फिर शैवाल है, पूरा शैवाल ढक जाता है और वो पूरी बॉडी हरी हरी दिखने लगती है, वाटर बॉडी जो है पूरा हरा हरा दिखने लगता है ना। यानी शैवाल ने पूरा कवर कर लिया पानी को ऊपर से, इसको बोलते हैं एल्गल बूम, ठीक है, एल्गल बूम बोलते हैं। अब इसके वजह से होता क्या है ना, कि ये प्लांट्स इतने ज्यादा ग्रो कैसे कर गए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन पूरे मतलब ये जो शैवाल है पूरे वाटर बॉडी को कैसे कवर कर लिया, इतने ज्यादा ये ग्रो कैसे कर गए, ग्रोथ कैसे हो गई इनकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, पोषक तत्व जो है पानी के अंदर बहुत ज्यादा आ गए, तभी तो ये एल्गल बूम हुआ, तभी तो उतने ज्यादा शैवाल जो है वो ग्रो कर गए। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये माइंड में आना चाहिए कि न्यूट्रिशन ये कैसे बढ़ गया अचानक से। अचानक से नहीं बढ़ते हैं, बट बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते जाते हैं, पोषक तत्व होते क्या है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए तो यही चाहिए ना भाई, एनपीके। तो एनपीके कहाँ से आ रहा है, ये खेतों से आ रहा है, फर्टिलाइजर से आ रहा है, या फिर इंडस्ट्रीज से आ रहा है। इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो आ रहा है तालाब में, है ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से आ ही जा रहा होगा। तो यहाँ से न्यूट्रिशन की सप्लाई हो रही वाटर में, वाटर में ये न्यूट्रिशन सप्लाई होगी तो एल्गल बूम हो गया, उसने पूरा कवर कर लिया वाटर बॉडी को। अभी जब एल्गल बूम मरते हैं, डाई करते हैं, तो ये तो प्लांट है ना भाई, प्लांट प्लांट है, पत्तियां हैं, तो वो तो फिर डिकम्पोज होंगी, डिकम्पोजिशन होगा उनका, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब कोई चीज डिकम्पोज होती है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो पानी के अंदर है एलगी, ऑक्सीजन की डिमांड जो इनको डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए, वो तो जो पानी में पहले से होगी ऑक्सीजन उसको यूज कर लेगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन अगर यूज कर लिया डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, तो वहाँ पहले से जो वाटर में घुलित ऑक्सीजन थी वो कम हो गई। अब वहां पर भी तो भाई और भी स्पीसीज है ना, मछलियां हैं, मेढक हैं, तमाम तरीके के छोटे छोटे कीट रहते हैं, है ना। वाटर स्पीसीज जो है, ओशियनिक स्पीसीज है, वाटर स्पीसीज बोलना चाहिए, ओशन नहीं है, कह रहे। तो फिर इनको दिक्कत हो जाती है, इन स्पीसीज को दिक्कत हो जाती है सांस लेने में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बची वहां पर, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी इस प्रोसेस में खर्च हो गई, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी। तो ये फिर जो फिश हैं या फिर और भी स्पीसीज हैं, ये सफोकेट होने लगती हैं, है ना, सफोकेट होने लगती हैं और इनकी भी मृत्यु होने लगती है। वही फंडा है ये यूट्रोफिकेशन का, इसलिए दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, कर लेंगे। चलिए 76 देखिए, डार्लिंग श्रृंखला
ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से कहाँ पर अवस्थित है? एक मर्रे डार्लिंग भी है, मर्रे डार्लिंग करके रिवर भी है वहां पर, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो ये भी प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि ये डार्लिंग श्रृंखला जो है वो किस तरफ है। ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर ठीक से देखा होगा आप लोगों ने तो अभी ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर देखेंगे तो आपको साउथ वेस्ट में दिखेगा ये, ठीक है, साउथ वेस्ट में। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। अगर आप लोगों के पास समय हो तो गूगल पे बस इतना ही लिख लीजिए, डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, वो मैप पे आपको दिखा देगा। 17 देखिए यहाँ पे क्या है, कालक्रम अनुसार बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 है। प्रोजेक्ट हाथी कब का पढ़ते हो भैया? ये तो 92 का है ना, ये 1992 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 का है। और जैव विविधता अधिनियम ये सब तो हम लोग करंट अफेयर्स में ही पढ़ते रहते हैं, 2002। करंट अफेयर जो आप लोग पीडीएफ पढ़ते हो उससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे थोड़ा सा मैं कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो चूंकि मैं बनाता हूँ उसको, मैं आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है और जितना मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से एक्सट्रैक्ट करता हूँ कंटेंट को। अब बाकी चीजें आप लोग जान पा रहे होंगे, ठीक है, आप लोग ही प्रॉपर स्टडी मोड में हो। मैं स्टडी मोड में तो हूँ नहीं, मैं तो बस आप लोगों को ये थोड़ा छोटा मोटा काम कराता रहता हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा, ठीक। तो ये कर लेंगे ना, तो आसान सा प्रश्न लगा लीजिएगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ओशियनिक करंट्स पूछा है, हम लोग वार्म करंट पढ़ते हैं, हम लोग कोल्ड करंट भी पढ़ते हैं, वार्म भी पढ़ते हैं, कोल्ड भी करंट पढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट, आप लोगों को पता भी होगा कि हर एक कॉन्टिनेंट, आप कोई भी कॉन्टिनेंट उठा लीजिए, जैसे अफ्रीका ही उठा लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका का मैप मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ये अफ्रीका हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला रीजन दिख रहा। चलिए अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं करते हैं, ये वाला हिस्सा वेस्ट वाला है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो मेरा यहाँ पे बताने का बस इतना है, मतलब कि किसी भी कॉन्टिनेंट का बेस्ट हिस्सा ले लीजिए आप, बेस्ट हिस्सा पश्चिमी है, पश्चिमी कोस्ट। तो इस तरफ जो करंट्स हैं, ये कौन सी करंट है? ये कोल्ड करंट है। और ईस्टर्न साइड जो करंट है ये वार्म करंट होती हैं। इन सभी का रीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे समय भी नहीं है, नहीं तो अच्छे से डिस्कस कर लेता। बट मोटा मोटा जाने रहिए कि हर एक कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे जो करंट फ्लो करती है वो कोल्ड होती है, और ईस्टर्न पार्ट में वार्म करंट होती है। अब यहाँ पे पूछा है कैसी, कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? चूंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म का नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरिडा पूछा है, अग्लुहास पूछा है, कैनरी पूछा है, क्यूराइल पूछा है। क्यूराइल तो जापान, जापान की तरफ जाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। फ्लोरिडा आप देख ही रहे हो। अग्लुहास और कैनरी है। हम यहाँ पे मैप जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस लोकेशन पे अजोर नाम के आइलैंड दिखाए थे, यहीं पे कैनरी आइलैंड भी थे, याद आ रहा। और जो क्वेश्चन पूछा था 2021 की टेस्ट सीरीज में, सॉरी प्रीवियस पेपर में, यहाँ पे एक आइलैंड था मदीरा करके, मैं फिर से लिख देता हूँ, मदीरा आइलैंड। इसके बारे में पूछा था क्वेश्चन, मदीरा के बारे में। ये कैनरी है, ये मदीरा है, और ये अजोर्स है। तो कैनरी करंट तो ये वाली लोकेशन है, ठीक है, ये कैनरी है, तो ये तो अटलांटिक ओशियन है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? अग्लुहास। और अग्लुहास कहाँ पे फ्लो करती है? मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ ताकि देखे। अब यहाँ पे घौच पहुंच हो गया सब, हरे कलर से बना दे रहे हैं, ये है अग्लुहास। तो यही अपना इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक सेकंड हम सेट कर लें पहले। चलिए नेक्स्ट करता हूँ। 79 देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन है पूछा है। इसको बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 80 क्वेश्चन देखिए। 80वां, निर्जातीय समूह एथनिक ग्रुप्स हैं, कंट्री हैं, जीउस, टेडा, बेजा और लोरा। बताइए, यहूदी तो लगा दोगे फटाक से, इसराइल एक का 4 लगा दोगे, लेकिन 3 ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बाकी भी तो है आसान।
लुर जो है वो ईरान का है, लुर ईरान का है। डी का 2, ए का 4। टेडा जो है ये लीबिया के हैं, टेडा लीबिया के हैं, और बेजा है मिस्र के। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ट्राइब से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एथनिक ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 81 में क्या है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन सेव द सॉइल कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था होशंगाबाद से, ठीक है, होशंगाबाद। डी ऑप्शन ठीक है। वैसे पुराना क्वेश्चन हो गया, करंट का ही था वो उस समय का। देखो कैपिटल भी पूछा जाता है। आप मैपिंग का रोल समझ पा रहे हो ना पीसीएस में, कि मैपिंग का कितना बड़ा रोल है। ज्योग्राफी आए नहीं आए, कॉन्सेप्ट आए नहीं आए, अलग अलग बात है, लेकिन मैपिंग तो बहुत छोटी सी चीज है ना यार। तो मैपिंग को बढ़िया कर लीजिए, और मैपिंग से फायदा ये हो जाता है कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसमें भी काफी हेल्प मिलती है समझने में। तो मैपिंग का यार बहुत बड़ा रोल है, इसको ठीक से कीजिएगा। अगर अभी समय नहीं है कोई बात नहीं, प्री का एग्जाम जैसे हो जाएगा उसके बाद कर लीजिएगा, जब भी समय मिले कर लिया कीजिए। कुछ कुछ पढ़ते रहिए, मतलब मैप देखा कीजिए, मैपिंग अच्छी होती है मैप देखने से। और कुछ अगर कंटेंट हो मैपिंग का तब तो बहुत अच्छा है, तो और आसान हो जाता है। क्योंकि जो नए लड़के हैं उनको सिर्फ मैप देखने से भी वो बहुत नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, सिर्फ मैप देखने से भी नहीं सीख पाएंगे। जब उनको थोड़ा अनुभव होगा, वो जब वो क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे मैपिंग बेस्ड, तब वो सीख पाएंगे, ठीक है। मोरक्को की रबात है, सही है। ट्यूनिसिया की ट्यूनिस है, ये भी सही है। अल्जीरिया की अल्जीयर्स है, ये भी सही है। केपे वर्डे की बमाको थोड़ी ना पढ़ते यार, ये तो माली की है ना, ये अफ्रीकन कंट्री है। केपे वर्डे भी, केपे वर्डे कोई कंट्री तो है नहीं, है ना। केपे वर्डे कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका ये कोई कंट्री है? कमेंट करके बताइएगा अगर कंट्री हो तो, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 83 देखें। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। ये कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है भू सतह का कितना हो जाएगा। चलिए काल्पनिक क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस जीरो तो कर नहीं पाएंगे, है ना, नेट जीरो हो ही नहीं सकता। नेट जीरो का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, नेट जीरो का मतलब जीरो नहीं है। हम पहले आप लोगों को समझा चुके हैं, एक क्वेश्चन भी पूछा है पीसीएस ने तो, कि नेट जीरो का मतलब पहले बता दीजिए। नेट जीरो का मतलब है बैलेंस, इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। पृथ्वी की जितनी क्षमता है एब्जॉर्ब करने की या फिर रिलीज करने की, आप उतना ही इनपुट दीजिए, तब वो बैलेंस वाली बात होती है, ठीक है। चलिए वहां पर ठीक से समझाया था, शायद 2022 या 23 के पेपर में समझाया था। वो आप लोग अगर ये सीरीज देख रहे होगे तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैंने अभी आपको एक जोन बताया था, एरिया बताया था, दो कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूटेड जो है। अभी हाल ही में यूएसए ने क्या कराया, शांति समझौता भी कराया, याद आ रहा कुछ? अभी 3rd वीक ऑफ अगस्त की करंट अफेयर्स में कराया। चलिए उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ पे पूछा है दक्षिण, पहला क्वेश्चन तो ये तैयार कर लो, ये जो पोस्ट मासबुर्ग है ये दक्षिण अफ्रीका की जगह है। पहली चीज तो ये जानना है ना, तो पहले तो ये जान लीजिए, इसके बाद सीखोगे कि है ये किस लिए फेमस। ये मैंगनीज के लिए है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है सीखने के लिए। चलिए इसको देखिए। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड। हिंदी में पढ़ लीजिए। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? इकोनॉमी का बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सीयर, ठीक है, सीयर। इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग चीज है, इसको भी हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से सीखा हुआ। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? जब एक समय कुछ नहीं था, पहाड़ थे या फिर पर्वत थे, यहाँ पे किसी स्पीसीज का उदय होता है, उद्भव होता है, तो एलगी वगैरह का हो गया या फिर मौसास वगैरह का, मासिस वगैरह का होगा, है ना, यही तो उगेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पे कम्युनिटी का जनरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद
प्लांट्स होंगे, फिर और बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर यही कुछ मिलियन सालों बाद, ज्योग्राफी में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम भी और छोटा होता है, इसके बाद यही छोटे छोटे प्लांट्स जंगलों में बदल जाएंगे, फिर एक समय आग लग जाएगी जंगलों में तो पूरा राख हो जाएगा, है ना। इस ये जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सीयर क्या चीज है, प्राइमेट और बायोमास तो अलग ही चीज है, ये सब तो समझते होंगे। अगर क्वेश्चन आएगा ना जैब बार पर तो मैं इसको भी बढ़िया से आपको डिटेल करके बता दूंगा। सीयर के बारे में पहले हम आपको सिखाते हैं। तो पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन की मोटी मोटी पिक्चर समझ में आई। तो कुल मिला के शुरुआत होती है यहाँ से पाइनियर स्पीसीज से। पाइनियर स्पीसीज मतलब जो सबसे पहले जिनका उद्भव हो रहा है वो पाइनियर स्पीसीज कहलाती हैं। और जब बिल्कुल इकोसिस्टम पूरा स्टेबल हो जाता है तो उस समय पर जो स्पीसीज हैं, है ना, और पूरा इकोसिस्टम एक तरीके से क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है, तो जो बिल्कुल स्टेबिलिटी के टाइम पर जो स्पीसीज हैं उनको फिर क्लाइमैक्स स्पीसीज बोला जाता है। और वही दूसरी तरफ आपको सीयर समझना है। तो सीयर कुछ नहीं है, बस आपको समझ लेना है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक एक स्टेज है। क्या है, एक स्टेज। जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपने पायनियर स्टेज देखा, ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आपने देखा, फिर क्लाइमैक्स स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो आप अगर इतने की बात करें, इतने की अगर बात करें तो ये एक सीयर है, ठीक है। अगर इतने की बात करें तो यह एक सीयर है, अगर इतने की बात करें तो यह एक सीयर है। यानी किसी एक स्टेज में, चाहे आप क्लाइमैक्स वाली स्टेज देख लो, चाहे आप इंटरमीडिएट वाली देख लो, चाहे पायनियर वाली स्टेज देख लो, किसी एक स्टेज में जो होने वाले कम्युनिटी में परिवर्तन है, जो कम्युनिटीज में क्रमिक परिवर्तन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में, उसको बोलते हैं सीयर। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सीयर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। चलिए 86 देखिए। पर्वत और कहाँ पर इनकी लोकेशन है मिला दीजिए। एटलस तो मोरक्को में है, एक अफोर हो जाएगा किलिमंजारो तंजानिया से मिला दीजिए। पिरेनीज जो है ये आपको पता है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे लाई करती है, डी का वन हो जाएगा। और चंबारो जो है इक्वाडोर में हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था ये तो। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस नेचुरल सब्सटेंस में आयरन विद्यमान होता है। इसका करेक्ट आंसर है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। किंटा से किंटा, है ना, किंटा, तो टा से टेन याद रखिए। ठीक है, ये टेन उत्पादन के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। 90 क्वेश्चन मैपिंग का क्वेश्चन है, पूछा है इक्वेटर जो है वो कहाँ से पास नहीं होती है। आपको पता है 13 कंट्रीज से ये क्रॉस करती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। अगर नॉर्थ, सॉरी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो 3 कंट्री से ये क्रॉस करती है, जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। ठीक, फिर अटलांटिक ओशन में एंटर करती है, वहां पे फिर एक आइलैंड है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कई कंट्रीज को क्रॉस करके ये 13 कंट्रीज को टोटल क्रॉस कर लेती है, जिसमें से आपको गाबन दिख जाएगा, सोमालिया दिख जाएगा, जिससे क्रॉस कर रही है। लेकिन भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से ये टच नहीं करती है। यहाँ पे नहीं पूछा था ना, तो 3 और 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैप लगाने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 91 देखिए, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, एक फोटो सेल लिखा है, दूसरा सोलर सेल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फोटो सेल के अलग काम है, सोलर सेल के अलग काम है। सोलर सेल का तो ठीक है, एक जो जनरल फंक्शन होता है, सोलर सेल लगा देते हैं, रेडिएशन इस पे आता है, सूर्य की रोशनी इस पे गिरती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यही है पर्पज। फोटो सेल का भी ये पर्पज हो सकता है, ठीक है, बट इसका जो मेन पर्पज है वो सिग्नल पर्पज से करते हैं, डिटेक्शन, डिटेक्शन के लिए करते हैं, हाई रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे आग लग गई है तो हाई रेडिएशन हो गया ना,
तो हाई रेडिएशन को ये डिटेक्ट कर लेगा। तो सिग्नल आउटपुट बेसिक इसका जो फंक्शन हो गया सिग्नल आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे देखो अलार्म, तो ये इसका पर्पस सिग्नल डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यहाँ पे फोटो सेल ज्यादा सही होगा। फोटो सेल इसका करेक्ट आंसर है, सौर सेल मत लगा देना। 92 देखें, भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? ये भी महा इजी क्वेश्चन है। हम लोग 72 पढ़ते हैं, हम लोग 73 भी पढ़ते हैं। दोनों ही एक्ट 1992 के थे, है ना, 1992 के। 72 से पीआरआईज आई और 73 से शहर की सरकारें आई, जिसे हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। यही है ना। और एक इसमें ये भाग 9 में है, पंचायती राज संस्थाएं भाग 9 में। और एक 9A भी है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है। और 9B भी है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यहाँ पे पीआरआई पूछा है तो पीआरआई 9 में हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लागू वर्ष 1993 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्ट तो समझते होंगे। टेफलॉन तो थर्मो, देखो टेफलॉन होगा, पॉलीस्टीरीन होगा और पॉलीथीन होगा। ये क्या है, ये थर्मोप्लास्ट है कि थर्मोसेटिंग है? ये तीनों ही थर्मोप्लास्ट है। ठीक है, ये थर्मोप्लास्ट है। नियोप्रीन थर्मोप्लास्ट नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया। ये तो आर्टिफिशियल रबर है ना, नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर। 94 देखें, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यही पूछ रहे हैं। आप यूनियन लेवल देखते हैं, आप स्टेट लेवल देखते हैं, और ग्राम स्तर पे या फिर जिला स्तर पे जो सरकार देख रहा है। ये जो भी हम लोगों ने देखा 72 73वां संविधान संशोधन 1992 का। अब देखो यहाँ पे 1992 भी लिखा है और 1993 भी लिखा है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, लागू वर्ष लगाओगे या फिर अधिनियम का वर्ष लगाओगे? तो आपको लागू वर्ष लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 93 करेक्ट आंसर होगा, 1992 मत लगाइएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रारंभ की ये बात कर रहा है। डाइजेशन तो कई पार्ट्स में होता है। प्रारंभ स्टमक से हो जाता है, आमाशय से। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, डाइजेशन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टार्टिंग की अगर बात यहाँ पे पूछी गई है तो ए ऑप्शन राइट है। 96 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से कितना है, 1 से 3 है कि 1 से 4 है? 1 से 4 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 फिर 5 से 11 होता है, सिटीजनशिप। नए राज्यों की गठन की बात हो या फिर राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन की बात हो, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, नए राज्यों का प्रवेश हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप आर्टिकल 1 2 3 और 4 एक बार ठीक से पढ़ लें। आप 3 भी पढ़ लेंगे 1 से 3 तक, तब भी आपका काम हो जाएगा। सीखने के लिए आपको आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में फर्क समझना पड़ेगा। देखो आर्टिकल 2 जो है ये नए राज्यों का प्रवेश की बात करता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और 3 भी यही बात कर लेता है, नए राज्यों का प्रवेश। लेकिन फिर फर्क कहाँ पे है? फर्क यहाँ पे है दोनों में कि आर्टिकल 2 के तहत उन्हीं राज्यों का प्रवेश किया जाता है, नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं थे। जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एग्जिस्ट तो कर रहा था, मतलब एक क्षेत्र तो था ही, लेकिन इंडियन टेरिटरी का भाग नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में सिक्किम को इंडियन स्टेट बनाया गया। अब आर्टिकल 3 की तरह अगर बात करें तो ये विद इन द टेरिटरी की बात करता है। भारत की टेरिटरी जो है उसी के अंदर अगर कोई राज्य, नए राज्य का प्रवेश कराना है, नया राज्य बनाना है, तब आर्टिकल 3 के तहत संसद ये काम करती है। जैसे तेलंगाना बनाया तो तेलंगाना कहीं बाहर की टेरिटरी थोड़ी ना थी, है ना। इंडियन टेरिटरी के बाहर थोड़ी ना एक क्षेत्र था तेलंगाना का। तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से ही बनाया ना, तो ये विद इन द टेरिटरी वाली बात हो गई। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 3 में विद इन द टेरिटरी होता है और आर्टिकल 2 में बियॉन्ड द टेरिटरी होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इतना इतना मेंशन नहीं किया है कि ये विद इन द टेरिटरी की बात पूछ रहे हैं या फिर बियॉन्ड द टेरिटरी की बात पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी उत्तर नहीं। लेकिन अगर फिर भी एक
आंसर लगाना ही है, तो आप यही मान के चलेंगे कि ये आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, बियॉन्ड द टेरिटरी, अगर कोई क्षेत्र है उसको स्टेट बनाना चाह रहा है भारत सरकार, तब जाके वो आर्टिकल 2 के तहत संसदीय काम कर सकती है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 97, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। पॉलिश कर दिया चावल का, तो जो चोकर है वो तो हट गया, चोकर यानी छिलका, तो छिलके में तो सब कुछ होता है ना, छिलका में B1 होता है, तो B1 अगर निकल जाएगा तो फिर वेरी वेरी हो जाएगा ना। डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। 98 देखें, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। संसद की भूमिका अभी आपने देखा, जस्टिस वर्मा, संसद में ही चल रहा था ना खेल, महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पे, यहाँ पे संसद में ही था ना। इसका मतलब क्या है, जस्टिस वर्मा कहाँ के थे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट दिल्ली के। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, फिर ट्रांसफर हो गया था हाई कोर्ट दिल्ली, अब वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गए। बट इनको अभी कोई जुडिशियल वर्क नहीं दिया गया, इनको जुडिशियल काम से विरत रखा गया है, लेकिन है तो हाई कोर्ट के जज, यानी हाई कोर्ट के जजों की जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसद में चल सकती है। ये चीज तो हम लोगों ने जस्टिस वर्मा से सीख लिया। ठीक है, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यहाँ पर संसद की भूमिका होती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी भी बिल्कुल महाभियोग होता है, इनका भी है ना। जब हाईकोर्ट के जज का हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, इनका भी संसद में रोल होता है, हटाने का संसद का ही रोल होता है। लेकिन आपको जो चेयरमैन साहब दिख रहा है UPSC के, इनको हटाने का रोल संसद के द्वारा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर रोल होता है प्रेसिडेंट साहब का, यहाँ पर रोल होता है प्रेसिडेंट साहब का। और प्रेसिडेंट भी ऐसे नहीं हटा लेंगे, पहले रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट कौन देगा, ये CGI साहब देंगे। CGI की सलाह पर प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन का काम कौन करता है, CGI। फिर वो रिपोर्ट देंगे, उसमें रिकमेंड करेंगे कि हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, फिर उसी हिसाब से प्रेसिडेंट उनको उस सलाह को मानेंगे नहीं मानेंगे। कुल मिला के यहाँ पे CGI और प्रेसिडेंट का रोल होता है इनके अध्यक्ष को हटाने के लिए। वही आप लोगों ने, मैंने स्टेट PSC के बारे में भी बताया था कि स्टेट PSC के जो अध्यक्ष हैं, राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनको अपॉइंट राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। ये ध्यान रखिएगा, हटाने का काम भी राज्यपाल मत कर देना। ठीक है, जैसे स्टेट PSC के केस में भी एक ऑप्शन बनाया जा सकता है ना, कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर देंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर देंगे प्लस राज्यपाल कर देंगे, तो सही लगने लगेगा हटाने का प्रोसेस स्टेट PSC के चेयरमैन का। ठीक नहीं, गलत है, इनका भी रोल, स्टेट PSC के चेयरमैन को हटाने का रोल भी यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट के CGI का होता है। यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किसमें पढ़ते हो, आर्टिकल 124 में। हाई कोर्ट किसमें पढ़ते हो, 214 में। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के, एक सेकेंड मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं, कट रहा है, रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, ये विटामिन के होता है। आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन के। 100वां देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण निहित होता है। आप लोगों को ये चीज मैंने सिखाई है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता। पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है, इसके लिए अलग से बन गया ना भाई। 73 74 संविधान संशोधन किस लिए कराया, यही सब तो क्लॉज है उसमें, यही सब तो प्रोविजन है। आर्टिकल 243 ठीक से पढ़ा कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 O तक यहाँ पे मिल जाएगा आपको PRI। और 243 O के बाद क्या आता है, P आता है ना, P के बाद 243 ZG, यहाँ पे मिल जाएगा आपको म्यूनिसिपैलिटीज। ये पार्ट नंबर 9A है, ये पार्ट नंबर 9, ये पार्ट नंबर 9 है। तो यहीं पे एक आर्टिकल 243 होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। पिछले टेस्ट में मैंने कराया था। तो 243 आर्टिकल जो अपने आप में एक भारी भरकम आर्टिकल है, इसी में स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रोविजन है यहीं पे।
तो पंचायतों का इलेक्शन कौन करा रहा है? राज्य के निर्वाचन आयोग, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है। 101 देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रेन जो है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात सही है। आप लोग मेडुला पढ़ते हो, है ना? मेडुला पढ़ते हो, सेरिब्रम पढ़ते हो, सेरिबेलम पढ़ते हो, सेरिब्रम भी पढ़ते हो। ये सब क्या काम करता है? यही सब तो उनका फंक्शन है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी। दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। 102 देखिए, अंतरराज्यीय परिषद 263 में पढ़ते हो, फाइनेंस कमीशन 280 में पढ़ते हो, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो बाद में जोड़े गए ना, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। तो 323 ए में प्रशासनिक है, 323 बी में अदर देन प्रशासनिक है, जैसे एनजीटी वगैरह जो है ना। तो ये भी सही मैच है। संघ लोक सेवा आयोग ये 315 में है। यहाँ पे चारों ही मैच है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही पर हटाया गया होगा। 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वृक्ष प्लांट से प्राप्त किया जाता है हींग। ठीक है। इंग्लिश में नाम देख लीजिए इसका, खतरनाक सा नाम है। 104, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? आपको पता है सीबीसी जो है, ये तो संथानम कमेटी जो 1962-64 वाली थी, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाई गई थी, संथानम समिति, यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये बनाई गई है। इसका कोई आर्टिकल थोड़ी ना है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी ना है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 105 देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा ये जो इनवर्ट शुगर है, इनवर्ट शुगर अधिक मधुर होती है। इनवर्ट शुगर, पहले ये देखना पड़ेगा इसमें होता क्या क्या है। इसमें सुक्रोज तो होता ही होता है, साथ में फ्रक्टोज भी होता है। हाँ, लेकिन बनता है ये सुक्रोज के जल अपघटन से, ये बात सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कथन में कह रहे हैं कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण में लिखा है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये जो मधुरपन है, मीठापन है इनवर्ट शुगर में, ये तो फ्रक्टोज के कारण होता है, जल अपघटन के कारण नहीं। मीठापन तो फ्रक्टोज के कारण होगा ना यार। हाँ, यहाँ पे ये चीज आप बोल सकते हैं कि जल अपघटन हो रहा है सुक्रोज का, तभी तो ये इनवर्ट शर्करा बन रही है। जब बनेगी नहीं तो फिर उसमें फ्रक्टोज पैदा ही नहीं होगा, फ्रक्टोज आएगा ही नहीं। तो एक तरीके से तो आप कारण को सही व्याख्या मान सकते हो, लेकिन अगर दूसरी तरीके से सोचें कि मीठापन तो फ्रक्टोज करेगा ना कि जल अपघटन। अब इसको क्या उत्तर मारोगे? ये थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर होगा, आप मीठापन फ्रक्टोज के वजह से मारिए, ना कि जल अपघटन से। ठीक है। खैर ये बात सही है कि जल अपघटन हो रहा है, तभी सुक्रोज और फ्रक्टोज जैसे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप आंसर ए लगाइए। चलिए 106 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी। ममता शर्मा तो सबसे शायद लेटेस्ट हैं, 2011 की हैं। अब यहाँ पे काल क्रम पूछ लिया, ये कठिन क्वेश्चन हो गया, है ना? और बाकी जयंती पटनायक वगैरह, इनका सारा टाइम देखना पड़ेगा सभी का, कौन कब था। तो मैं ईयर लिख दे रहा हूँ और उसको मिला लीजिएगा। ठीक है। जयंती पटनायक का टाइम था 1992, ये 1992 में थी। अब पूरा टाइम फ्रेम नहीं याद रखना है कि कब से कब तक रही है, इतनी याद हो जाए यही बहुत है। गिरजा व्यास जो थी 2005 की थी, और पूर्णिमा आडवाणी 2002 में बनी थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, कालक्रम किसका हो जाएगा? जयंती पटनायक सबसे पहले हो गई, फिर पूर्णिमा आडवाणी हो गई, फिर गिरिजा व्यास हो गई, फिर सबसे रिसेंट में ममता शर्मा हो गई। ठीक है। 1432, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 107 देखिए, सोडियम है, पारा है, चांदी है, सीसा है। चांदी के बारे में जानते हैं भैया, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सी का तो वन हो गया, एक कैंसिल हो गया, दो कैंसिल हो गए। पारा के बारे में ये पढ़ते हो कि ये लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो बी का टू हो गया।
तो बी का 2 यहीं दिख रहा है, ऑप्शन मिल गया। ठीक है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा के बारे में सीख लिया, चांदी के बारे में सीख लिया, और लेड के बारे में क्या है? ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेड। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 108 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे, 371 जे। मैं आप लोगों को कई बार पूरे आर्टिकल दिखाया हूँ, 371 से 371 A B C D E F G, सारा चीजें मैं आपको टेस्ट सीरीज में दिखाया हूँ। और ये क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, तो इनको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए तो अच्छी बात है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा दिखा देता, बट यही है ना कि अगर इसको इतना ही बस टिक करके निकल गए तो काम नहीं बनेगा, और आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ फिर। ठीक है। 371 देखिए, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये 371 है। 371 ए में क्या है? यहाँ पे देखो, नागालैंड से संबंधित प्रोविजन है। अगर बी की बात करें तो बी में असम है, बस स्टेट देखना है, लास्ट में देखते रहिए। 371 बी में असम है, 371 सी में मणिपुर है, फिर 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, फिर 371 ई पे आ जाइए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला यहाँ पे बात है बस। ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे एफ देखिए, एफ सिक्किम के बारे में कहता है, जी मिजोरम के बारे में कहता है, एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहता है, और आई जो है वो स्पेशल प्रोविजन गोवा के बारे में है। और सबसे लास्ट जो है 371 जे, ये स्टेट ऑफ कर्नाटक के बारे में पूछा है। यही है ना, 371 जे। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, जे पूछा है, सबसे लास्ट वाला पूछा है। सबसे लास्ट वाला आपने क्या कर्नाटक देखा ना? कर्नाटक, हैदराबाद वहां पे नहीं दिखा, थोड़ा अपडेट हुआ होगा, देख लेना, पुरानी इमेज मैंने हो सकता है दिखाती हो। हैदराबाद और कर्नाटक, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। 371 जो शुरुआत वाला था वो किसके लिए था? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। और 371 ए नागालैंड के लिए था। 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल, कौन सा, ये पूछ रहे हैं, कृत्रिम पदार्थ नहीं है? लेक्सॉन आर्टिफिशियल है, टेफ्लॉन भी आर्टिफिशियल है, नियोप्रीन अभी देखा ही था आपने, फाइब्राइन जो है ये आर्टिफिशियल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, ये सिंथेटिक नहीं है। 110 देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4A में है। ये जो राज्य हैं डीपीएसपी हैं, ये किसमें है? डीपीएसपी। डीपीएसपी तो 4 में है ना भाई, भाग 4 में। और ये क्या लिख रहे हैं? ये तो भाग 6 लिख रहे हैं। बट यहाँ पे डीपीएसपी नहीं पूछ रहा, सॉरी, ये यूनियन। यूनियन हम लोग 5 में पढ़ते हो ना, और स्टेट्स जो है वो 6 में पढ़ते हो। 7 है नहीं, 8 में यूटीज पढ़ते हो। वो वाला ये 6 है। ठीक है, ये वाला पूछा है। मैं डीपीएसपी गलत पढ़ दिया राज्य को, सॉरी। ये राज्य सही मैच है, मूल कर्तव्य भी सही मैच है। भारत का न्यायवादी जो है, यहाँ पे लिखा है 13। न्यायवादी 13 में है क्या? भारत का न्यायवादी जो है, एजीआई जो है, ये तो केंद्र का अधिकारी है। तो केंद्र का अधिकारी तो यूनियन में मिलेगा ना, इसमें मिलेगा पार्ट नंबर 5 में। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये सही है। 111 देखिए, नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड तो जहर है, आपको पता है, तो यहाँ यहाँ पे कृंतकनाशी लिख दीजिए। डी का 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन गायब हो जाएंगे। सिल्वर आयोडाइड वर्षा के लिए पढ़ते हो, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 एक ही ऑप्शन में है, मतलब जो बचे हैं उसमें से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी निकल के आ गया। अब यहाँ पे बाकी सब देख लीजिए। ब्लू विट्रियोल जो है ये कवकनाशी है। ईओसिन, ये लाल स्याही के रूप में इसका यूज किया जाता है। आयोडाइड जो है ये नेचुरल रेन, सॉरी आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए यूज करते हैं। और जिंक फॉस्फाइड ये पॉइजन है। ठीक है, ये पॉइजन है। हो जाएगा। 112 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं भाई इसमें। तो सबसे बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। ठीक, याद रखिएगा।
इनका कभी कभी टेन्योर पूछा जाता है। टेन्योर याद रखें, 1 वर्ष होता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए ही होता है। 113 करंट का क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए। 114 देखिए। देखो पॉलिटी से कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं इस पेपर में, तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं ज्यादातर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, चलिए। 115, यहाँ पे हृदय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना जो लॉन्च की गई थी 2015 में, तो 12 शहरों को चुना गया था। इसमें से यूपी से बनारस था और मथुरा था। एक और दो थे, ठीक है, एक और दो। 116, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम है भैया अपना, है ना। फेडरल भी नहीं बोल बोल पाते हैं हम लोग, है ना, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड बोल पाते हैं, ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बोल पाते हैं। मतलब सारी गुण हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां, जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व, सब मिक्स कर दो, ठीक है, सब मिल जाएगा। टीएफआर पूछा है, अभी वर्तमान का टीएफआर बताइए, ये तो उस समय का टीएफआर उन्होंने पूछा होगा। अच्छा, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। अभी बताइए, अभी कितनी? ये कमेंट करके बताइए, हम लोग करंट अफेयर्स में सब कुछ यहाँ पे कवर किए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जैसे लोकसभा में पढ़ते हो ना, संसद में पढ़ते हो ना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी होना चाहिए? तो हम लोग पढ़ते हैं कि 15% से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा लोकसभा के जितने मेंबर हैं, उतना मेंबर का जो 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही पढ़ते हो ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी भाई बात लागू होती है स्टेट के केस में। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में तो दिया नहीं है, लेकिन साथ में मिनिमम भी आपको ध्यान रखना है स्टेट के केस में, कि न्यूनतम संख्या भी डिसाइड है 12। ठीक है। राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है, उसमें जो मेंबर होंगे, वो विधानसभा के 15% तो होंगे, लेकिन एक क्लॉज और शामिल है कि इतने से कम भी नहीं होंगे। ठीक है, इतने से कम नहीं होंगे। अब जैसे कहीं कहीं स्टेट ऐसे होंगे कि जहाँ पे विधानसभाओं की संख्या बहुत कम होगी, और उसका 15% अगर निकालेंगे तो पता चला 7-8 ही आ रहा है। तो 7-8 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि मिनिमम 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 118 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलिए। 119 है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, प्रति व्यक्ति आय जो है ना, ये कोई मेथड नहीं है गरीबी के अनुमान के लिए। अब लग तो रहा है बट है नहीं। मेथड्स हैं इस प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। हेड काउंट रेशियो यूज करते हैं, कैलोरी इनटेक करते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करते हैं। यहाँ पे 3, 1, 2, 3 हो जाएगा सही। 120 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया? 1973, तो भूलना ही नहीं है, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती बात। 121 में आयुष्मान भारत के बारे में पूछा है। ये स्वास्थ्य बीमा योजना थी ना, प्रति परिवार 5 लाख रुपए, सॉरी, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए। प्रति व्यक्ति है कि प्रति परिवार है, जल्दी से बताइए। हो सकता है यहीं पे गलती, वो आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रति व्यक्ति लिखा है, सॉरी, प्रति व्यक्ति लिखा है, इसी वजह से गलत हो गया। अब छोटी छोटी बातें में ध्यान रखना भैया। प्रति परिवार है, ठीक है, प्रति परिवार। 5 लाख तो सही है, अमाउंट सही लिखा है, बट प्रति व्यक्ति के वजह से गलत हो गया। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो होगा वो स्टेट और सेंटर का 40/60 है, केंद्र का 60 है, स्टेट का 40 है। केवल 2 सही है। 122 देखिए, आसान सा क्वेश्चन। 40 में क्या पढ़ते हो? ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ते हो, सही लिखा हुआ है। 44 में यूसीसी पढ़ते हो। 39 में सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड पढ़ते हो। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो आर्टिकल 50 में पढ़ते हो ना। 48 में थोड़ी ना, यही गलत हो जाएगा। 48 में बताइए क्या लिखा है? 48 में तो पशुपालन से संबंधित प्रोविजन है ना। पशु और कृषि, पशुपालन,
ये चीज है, डीपीएसपी है ना ये सब, डीपीएसपी पार्ट नंबर 4। 123 में सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य बताइए। सी ऑप्शन पढ़िए। टूरिज्म को मैनेज करना, एनवायरनमेंट को मैनेज करना, वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी, साथ में कल्चरल इंटीग्रिटी को भी मैनेज करना है और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है उनको भी मैनेज करना है। सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बाकी तो आप वैसे ही गलत कर दोगे पढ़ के ही। 124 फिर से एजीआई पे क्वेश्चन आया। एजीआई के बारे में क्या पढ़ा था अभी आपने? आर्टिकल तो है, सेंट्रल के अधिकारी भी हैं, सबसे बड़े वकील भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन प्रसाद पर्यंत काम करते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट ही साहब इनको हटा सकता है। यही सब कुछ तय करते हैं, इनका वेतन भी प्रेसिडेंट साहब, संसद नहीं करेगी। ठीक है, पीओपी पर काम है ना इसलिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर्ह होगा। ये बात तो ठीक है, बट ये बात गलत लिखी है। एजीआई इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा। संसद की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होता तो सही हो जाता। ये वाले एक सही है, इसको हटा दीजिए। 126 आई है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। एंड ये एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना थ्योरेटिकल, ये जो पॉलिटी से ये थिंकर जो हुए हैं, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक, दोनों का मतलब जानते हैं ना, मतलब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। और दूसरी बात है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 13 पढ़ते हो आप, जुडिशियल रिव्यू। फेडरल शब्द तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, हाँ यूनियन शब्द जरूर लिखा है, बट फेडरल का जो कोर मीनिंग होता है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर से होता है, मतलब राज्य और केंद्र मिल के काम करें, ये भी मतलब होता है संघात्मक का। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे भारतीय संविधान में यूनिटरी फीचर भी हैं और फेडरल फीचर भी हैं। तो फेडरल फीचर का मतलब है जहाँ पे स्टेट और यूनियन मिलके काम करती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर जहाँ पे अलग अलग विषय सबको निर्धारित है। आप शेड्यूल नंबर 7 देखते हो तो फेडरल नेचर दिखता है, संघात्मक व्यवस्था दिखती है। वही यूनिटरी फीचर देखते हैं तो यहाँ पे संघ मजबूत हो जाता है, यूनियन सर्वे सर्वा हो जाती है। जैसे इमरजेंसी वाली प्रोविजन देख लीजिए, तो वहाँ पे पावरफुल हो जाता है ना सेंटर, इमरजेंसी अगर लगती है तो यूनिटरी फीचर भी हमारे संविधान में दिखता है, फेडरल फीचर भी दिखता है। तो अब पहली बात को आप क्या कहेंगे बताइए? पहली बात भी तो सही है ना, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। आप इन्हीं सब पॉइंट से प्रूव कर देंगे ये बात। पहली बात सही है, भारत में एक इंडिपेंड, ये भी अपने आप में सही है, बट उसको ये एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, दोनों बातें अपने आप में सही है। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। 127 देखिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन इसको अपडेट कीजिए खैर। टेन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? पीएम मोदी साहब ने अभी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर घोषणा की है ना, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको करंट में पढ़ा है 15 अगस्त के दिन जो जो घोषणाएं हुई हैं राष्ट्र सॉरी पीएम साहब की, उन सबको देखना है। ठीक है, मैं करंट में करा दिया हूं, उसको देख लीजिएगा। 128 में पूछा है, किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, पॉलिटी तो इतना स्कोरिंग है ना, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 19 सही कर ले जाओ। ठीक, ज्वाइंट सेशन 108 में होता है, एक साथ बैठा दिया जाता है, एक एक साथ संबोधन होता है। अब इसमें होता क्या है, बहस होती है। बहस किस कारण से होती है? अगर कोई बिल बिल पर जो प्रोविजन डाले गए हैं, ठीक है, उस प्रोविजन से सेटिस्फाइड नहीं है राज्यसभा के मेंबर या फिर लोकसभा के मेंबर, तो एक साथ बैठा के फिर बतिया लेंगे, है ना। और चेयर कौन करता है संयुक्त बैठक को? स्पीकर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, स्पीकर साहब करता है। तो जो सामान्य बिल होता है ना, ऑर्डिनरी बिल, उस पर ही ज्वाइंट सेशन होता है। मनी बिल पे तो आपको पता है ना कि मनी बिल पे तो सारी पावर लोकसभा की है, राज्यसभा के पास तो कुछ है ही नहीं 14 दिन के अलावा। तो ज्वाइंट सेशन करा के क्या करोगे मनी बिल पर? कोई मतलब नहीं है ना। उसी तरीके से अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक की आप बात करें
तो यहाँ पर राज्यसभा को जितना पावर है उतना ही लोकसभा को है, या फिर जितना लोकसभा को पावर है उतना ही राज्यसभा को है। तो जब दोनों यहाँ पे पावर बराबर है तब भी कोई जॉइंट सेशन का मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जॉइंट सेशन का प्रोविजन है सामान्य विधेयक में, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। क्लियर है। चलिए 119 29 में पूछा है, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं एमपीआई पढ़ते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका पुराना नाम एचपीआई था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन यही पूछा है कि एचपीआई को एमपीआई कब किया गया, नाम कब बदला गया। ये 2010 में किया गया। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसको हटा दीजिए। 131 देखिए, इसको भी हटा दीजिए। 132 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 से होता है। ए का 2 मिला दीजिए। ए का 2 मिल गया। इसके अलावा कौन सा आपको आ रहा है। आर्टिकल 67 है, तो 67 को आप 4 से तो नहीं लगाओगे। इतना तो आइडिया है ना भाई, आर्टिकल पकड़ने का। लोकसभा किस में है, अगर संसद की बात करते हैं तो 79 में है। 80 की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा है, यहाँ पे पार्लियामेंट हो गई। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो स्पीकर की अगर बात आ रही है तो स्पीकर के आर्टिकल यहाँ के बाद होंगे ना, 81 के बाद। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। तो आप बी को 4 से तो नहीं मिला दोगे, तो बी का 4 इसमें दिख रहा है तो इसको गलत कर दो। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपको, आपको कुछ करना ही नहीं था, है ना। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको पता भी नहीं था इन 3 आर्टिकल के बारे में, बट इतनी चीज तो आनी ही चाहिए। तो अब हमारा उत्तर निकल के आ गया सी ऑप्शन। ए का 2 तो आसान है, बी का 3 देखिए 67 खा जो है, ये उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोविजन है। सी का 4 94 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, और 90 में है, सॉरी 94 में स्पीकर को हटाना, और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे 132 का हो गया हमारा सी ऑप्शन। इसको हटा दीजिए, करंट का पुराना क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 22 जुलाई 1947, सी ऑप्शन। इसको हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ स्थित है। लखनऊ हो जाएगा। देखो फिर से स्कीम का क्वेश्चन आएगा, कठिन क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, बस एग्जाम से पहले एक जो स्कीम्स का है ना चैप्टर पूरा पढ़ लेना करंट अफेयर से, या कहीं वीडियो वगैरह देख लेना, तो वहां से हो जाएगा। ज्यादातर देखो ईयर से ही मैच कराता है। भय बंदना, जन आरोग्य आरोग्य रोजगार प्रोत्साहन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको 22 23 के पेपर में भी मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन सबसे आसान दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया। ये तो 2014 में ही जैसे गवर्नमेंट बनी थी, आपको बताया था ना। तो डी का 4 लगा दीजिए, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। डी का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जन आरोग्य जो है, ये 18 की है, ये 18 की है। और भय बंदना 2015 की है, सॉरी 2017 की है। ठीक है, 2017 की। और ये 2016 की। ये 2015 जो दिया है ना, ये गलत है, ये 2016 होना चाहिए यहाँ पे। तो पीएम जन आरोग्य अभियान का हो जाएगा 2, भय बंदना का हो जाएगा 2017, रोजगार प्रोत्साहन योजना का हो जाएगा 2016, और स्वच्छ भारत अभियान का हो जाएगा 2014। 2314, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 138 देखिए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, कितना कठिन कठिन नाम है हिंदी के, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। यही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। ये आजकल सब कर ले रहे हैं, इंडेक्स भी बना ले रहे हैं, ये डेवलपमेंट भी कर ले रहे हैं, मॉनिटरिंग भी करा दे रहे हैं, एवोल्यूशन भी करा दे रहे हैं, सब कर ले रहे हैं। 139 निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें ये क्या जानना चाह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, यही सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे हो सकता है देखो आपको जल्दी जल्दी में वो गलत कराने की चाह रख रहा हो एग्जामिनर। नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं हम लोग, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी वजह से तो ये गलत है, बाकी सब सही है।
तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन अगर आपने जल्दी में किया तो बड़ा रिग्रेट करेंगे फिर। और हो जाती हैं गलतियां, ह्यूमन एरर है ना, हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए अलर्ट रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो क्वेश्चन आसान रहा करें उनको ज्यादा फोकस किया कीजिए, उन पर ज्यादा गौर करना है, क्योंकि वो गलत ना हो पाए। आसान गलत हुआ इसका मतलब है फाइट से बाहर, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। चलिए आगे चले। मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, यही सब पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक और बड़ी सी गैस ले लीजिए जिसका बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। वाटर वेपर, जल वाष्प। 140 देखिए, ये अब सब चेंज हो गया, इनको हटाइए। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य 20 छात्रों के। इसको हटाइए, ठीक है, क्योंकि अब तक तो अपग्रेड हो गई होंगी ना, सब में बहुत बहुत कुछ चेंजेस हो गए होंगे, तो अभी इनमें दिमाग मत लगाइए। इसको देख लीजिए। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक? क्या लिखा है यहाँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी? जनरली environment can be classified as following category: operational environment, physical environment, cultural environment, biological environment। अभी पूछ रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, जनरल जो क्लासिफिकेशन किया गया पर्यावरण का, उस क्लासिफिकेशन में कौन सा कैटेगरी नहीं है? अब बताइए। ऑप्शनल वाले जिनका ज्योग्राफी एक समय ऑप्शनल हुआ करता था यूपीपीसीएस में, तो वो इसको तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ये कौन सी कैटेगरी हो गई भैया, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट? बजट पुराना क्वेश्चन है, नया वाला पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओल्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। बेनेट द्वारा, जॉन डब्ल्यू बेनेट। 145, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कराया था क्वेश्चन। ट्रैवल और टूरिज्म को देख के एक ट्रैवल वाली भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसको मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर वो ऑप्शन में नहीं है, अच्छी बात है, अगर वो होता तो हो सकता कुछ लोग उसको लगा देते। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये जो कम्पिटिटिव इंडेक्स होता है ना, ये WEF की रिपोर्ट है, ठीक है। मैंने सारी रिपोर्ट्स आपको करंट अफेयर्स में मैं बताता रहता हूँ। WEF की रिपोर्ट है, ये मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। गलती होने के चांस है ना ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, इस ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे वातावरण में, वातावरण का। तो ग्लेशियर तो मेल्ट होंगे, ये तो प्रभाव है। टेम्परेचर अगर राइज होता है तो बहुत सारी स्पीसीज, छोटे कीड़े मकोड़े, तमाम तरीके के वायरस बैक्टीरिया, ये भी सब, इनका भी उद्भव होने लगता है। तो तीसरी बात भी सही है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कोरल रीफ जो है, इनकी ब्लीचिंग होने लगती है, विरंजन होने लगता है। जो इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल का, किसके साथ होता है? जूजंतली के साथ, एलिगी के साथ। वो भी भागने लगते हैं, तो ये फिर कलरलेस हो जाते हैं, मरने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे सिम्बायोटिक रिलेशन पे है, एक दूसरे से ही जीवित है ना। तो ये फिर इनका विरंजन होने लगता है, ये बात भी सही है। समुद्र तल का बढ़ना, अगर बर्फ पिघलेगी तो समुद्र तल का तल बढ़ेगा या घटेगा, ये थोड़ा सोचिए। बिल्कुल बढ़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। 147 देखिए। नाबार्ड की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फिर से स्कीम का क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन दिख गए ना। नाबार्ड 1982 का है और किसान क्रेडिट 1998 का है। ये 82 का है और ये 98 का, 98 है ये। RRB ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक है, पुराना है ये, 1975 का है, ठीक है, 1975। इंदिरा गांधी याद आ रही है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये है 1992, 93। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पुराना हो गया चौथा, फिर इससे पुराना हो गया 1, फिर हो गया 2 और सबसे नया वाला 3।
तो सबसे नया वाला 3 एक ही ऑप्शन में है, 148। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट अभी आपने देखा था ना, अवर कॉमन फ्यूचर, इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में, अवर कॉमन फ्यूचर, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी पहली बार। और इसका मैंने ईयर भी आपको बताया था, ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, बता दीजिए जल्दी। 1987 बताया था ना भाई। देखो एक ही 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ पे देखो फायदा हो गया। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था 92 में। बहुत बेसिक सा फैक्ट है ये तो। मॉन्ट्रियल भी जानते ही हो यार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 पढ़ते हो। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1972 में। चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। ठीक है, मार्क कीजिए सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछता रहता है ये सब क्वेश्चन। अब इनको मिलाइएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। स्किल इंडिया अभियान जो है, स्किल इंडिया कैंपेन 2015 में शुरू किया गया था, ये कह रहा है। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। तो ये सिर्फ सूचना क्यों लिख रहा है भाई? हमें स्किल्ड बनाना है युवाओं को, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ी ना जोड़ना है। केवल एक हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल कहाँ पे है? राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में? ये मध्य प्रदेश में भी है, ये उत्तर प्रदेश में भी है। चंबल नदी राजस्थान में ही फ्लो करती है, तो थोड़ा राजस्थान भी लगा दीजिए। हरियाणा कोई रोल नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर लेंगे ना भैया? तो ये हम लोगों ने कर लिया 2020 का पेपर, ठीक है। तो 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 5 पेपर हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे 2019 के पेपर में। ठीक है, इसको कीजिए बढ़िया से, रिवाइज करते रहिए सारे पेपर। प्ले लिस्ट पर जाके, अभी समय नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, परीक्षा से पहले 12 अक्टूबर से पहले 1-2 दिन में सारे वीडियोस देख देख डालना हाई स्पीड करके, ठीक है। तो आप बिलीव कीजिए, आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे रखे के रखे, अगर ये 10 साल के क्वेश्चन आपने ठीक से लगा लिए तो। ठीक से बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं, ठीक से। तो आपको मिलेगा फायदा, 30 से 35 क्वेश्चन आप सीधा प्लस करेंगे, और समय भी आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।